गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। आई होप मैं इसे इसी वीडियो में समअप कर पाऊँ। और दो वीडियो में अगर एक एक चैप्टर होता है तो लगभग 10 चैप्टर आपके 20 वीडियो में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जितनी तैयारी आपने कर रखी है दी बेस्ट है। मैं केवल आपकी इतनी सी हेल्प कर रहा हूँ रिविज़न के लिए, आपका रिविज़न करवा सकता हूँ मैं। जहाँ आपको लगे इस स्लाइड में अच्छी चीज़ है तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर ले। राइटिंग वर्क मस्ट है। एक एक क्वेश्चंस को, एक एक टॉपिक को कम से कम 5-5 बार लिखे। बहुत सी बार आपने देखा होगा बच्चा चिट बना के ले जाता है रात को, उसे पता है ये क्वेश्चन आएगा, वो चिट बना के ले जाता है। और चिट भी छोटी सी होती है, उसे जब पता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है तो उसी क्वेश्चन को अगर 5 बार लिखेगा तो वैसे याद हो जाएगा। वो चिट बनाएगा उसमें तो आधा घंटा लगता है क्योंकि वो छोटे छोटे लिखने पड़ते हैं। तो चिट के बजाय हम उसी टॉपिक को 5 बार लिख लें जिसका हमें पता है कि ये क्वेश्चन आता है। जब आपका इंट्यूशन इतना कह रहा है ये क्वेश्चन आता है तो आप उसे 5 बार लिख लो तो वैसे ही याद हो जाएगा। इसे चिट बनाने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, और ईमानदारी के साथ एग्जाम तो बढ़िया आएंगे नंबर। चलिए आगे चलते। इसमें अगला अपना है इसमें डेल जी, रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब है यूजफुल एनर्जी। रिएक्शंस के अंदर कितनी यूजफुल एनर्जी जो वर्क के लिए यूज हुई है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल सेल मैक्सिमम वर्क डन डेल जी इज गिवन बाय इक्वेशन इज डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए। एफ मतलब फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल। ई सेल इज मतलब सेल पोटेंशियल। अगर यहां पर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है। डेल जी पॉजिटिव मीन्स द प्रोसेस वुड बी पॉसिबल ओनली इफ द सराउंडिंग डज इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन द सिस्टम। वी कैन से एज एन इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने पढ़ा था यही डेल जी 11th क्लास में, तो वहां अलग था और यहां पर पढ़ रहे हैं सेल के रेस्पेक्ट में इसको। ठीक है, डेल जी नेगेटिव द सिस्टम डज इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन द सराउंडिंग एज इन द गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस और गैल्वेनिक सेल बात जरा ध्यान से समझना, एमसीक्यू बनता है यहां से। सीबीएसई में पूछते हैं, एमपी बोर्ड में इतना डीप नहीं जाएंगे पर सीबीएसई में इतना डीप पूछते हैं, इवन कंपटीशन में भी पूछते हैं वो लोग। डेल जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क माइनस एन एफ ई। अगर इसको हटाएंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो डेल जी इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, आरटी नेचुरल लॉग के, और नेचुरल लॉग को हटाएंगे 2.303 आरटी लॉग ए। ओके, देन डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये फॉर्मूला में याद रह जाए, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, नहीं तो यहाँ पर केवल फॉर्मूला अगर पूछे तो भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाफ सेल कंटेनिंग अ मेटल इन अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पर डेल जी 3 दे रखा है, तो G1 प्लस G2 और इसको N3E3। फेराडे तो कांस्टेंट है इसलिए सबकी जगह सबके साथ F लिखा हुआ है, तो ये N1 N2 और ये इसमें F को हटा दिया सबसे क्योंकि सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा इसमें N3E3 N1 E1 E2 E3। उसकी वैल्यू रखी है अपन ने केवल, और E3 अगर निकालना है अपने को तीसरा तो ये इन दोनों से रेशियो से निकल जाएगा। ये थोड़ी सी एडवांस बात है जो एनसीईआरटी में नहीं है। फिर है कैलकुलेटिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसी की हेल्प से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ये है एजी ऑब्लिक एजी और एजी से, यानी दोनों ही सेल कैथोड पर और एनोड पर क्या लिया अपन ने, सिल्वर ही लिया है। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तब, और ये इसकी नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला, और इसे अपन इस तरह से लिख करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस बात है अपने है नहीं एनसीईआरटी में। चलो राइट नर्स इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखनी। एमपी बोर्ड का सबसे सरल क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन यही पूछते हैं, कोई भी देकर के उसके लिए नर्स इक्वेशन लिखनी है। तो ये दे रखा सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन से हमने सेल इक्वेशन बना ली, यानी मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस, Cu2 प्लस से Cu, तो Cu2 इधर लिखना है और Cu उधर लिखना है। इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2। 2 क्यों कहा, क्योंकि गेनिंग लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है।
और लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट में कौन है Mg, रिएक्टेंट में कौन है Cu2+। क्लियर। अब यहाँ पर अगर इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है तो हमें करना क्या है, कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी है। कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करके अपने को निकालना आना चाहिए। ये इस तरह से निकाल लेंगे इसकी कैलकुलेशन करके। इसी तरह से अब ये दे रखा है 2Cr 3Cd2+, 2Cr3+ और 3Cd। अब इसमें जो कोफिशिएंट दिया है वो कोफिशिएंट बच्चों अपने को यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में लगाना है, ये मत भूलना। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में ये चीज भूल जाते हैं, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, ये Cr से Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये Cd2+ से Cd में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया इसका लेफ्ट साइड का सेल, ये हो गया इसका राइट साइड का सेल। तो ये हमें इक्वेशन से सेल और सेल से इक्वेशन हमें आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के बिहाफ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। अगर मान लो 3 नंबर में न्यूमेरिकल आया, हमें 1 नंबर मिलता फॉर्मूला लिखने का, 1 नंबर मिलता वैल्यू पुट का, आधा नंबर आंसर का, आधा नंबर उसके यूनिट का। ये सीबीएसई का पैटर्न है। एमपी बोर्ड में तो नॉर्मली आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए, वहां तक के नंबर मिल जाएंगे, इसी पैटर्न से मिलते हैं वहां पर भी। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल को आप देखना पॉज करके। चलो दूसरा न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें, ये न्यूमेरिकल सारे किए हुए हैं नस्ट इक्वेशन पे, ये मेन सारे। ठीक है क्या, चलो अगला ये भी न्यूमेरिकल है। इसमें आपको लॉग और एंटीलॉग की वैल्यू निकालना आना चाहिए। और मोस्टली क्या होता है, जो नॉर्मल लॉग और एंटीलॉग की वैल्यू रहेगी वो ब्रैकेट में दे रखी होगी, दे रखी है तो फिर अपने ऊपर पुट करनी है, उसमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश करें आप log 2, log 3, log 4, log 5 5-7 वैल्यू तो रट लें अच्छे से, एक बार ओवर लिखोगे तो याद हो जाएगी वो। फिर ये न्यूमेरिकल है, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, इसमें ये न्यूमेरिकल है, एक और न्यूमेरिकल कर रखा हमने, न्यूमेरिकल लिखा हुआ भी है। ठीक है ना, तो आप इसको देखना एक बार। ये इसके रिलेशन से इनोड सेल, ये कैसे निकाला है, ये RTNL वो हम इसको डिराइव किया यहाँ पर डेल जी और इसकी वैल्यू रख करके। ठीक है ना, इस सेल नोड की वैल्यू रख करके अपन इसको निकाला। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल कर रखा है। ये सेल को लेकर के न्यूमेरिकल बता रखा है, जिसमें हाइड्रोजन SHE ले रखा है। SHE के साथ में अगर किसी को लेते हैं तब ये किस तरह से होता है वो अपने को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसमें जिधर इसको रखना है, जैसे इधर कॉपर की जगह रखा है इसको, तो जिंक की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। और इसके सेल रिप्रेजेंटेशन याद रखना, क्योंकि पेपर टफ बनता है तो हाइड्रोजन के साथ में अपने से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें अब ये वैल्यू पे मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ये जो वैल्यू दे रखी होगी बताओ इसमें लेफ्ट में कौन रहेगा, राइट में कौन रहेगा। तो लेफ्ट जो अपना इनोड सेल का फॉर्मूला है वो कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड किधर रहता है राइट में, एनोड किधर रहता है लेफ्ट में। तो उस हिसाब से अपने को ये याद रखना है। वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो सकती है, दोनों नेगेटिव हो सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती है उसकी भी। यहाँ पर ये कौन न्यूमेरिकल कर रखा था, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल डेल जी पे कर रखा है, ये न्यूमेरिकल है। अभी आपके जेई में भी आए होंगे न्यूमेरिकल इस टाइप के, आए थे क्या नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है जिसमें अपने से ये पूछेंगे वो कैथोड एनोड पे है, या फिर 4 चीज देकर के पूछेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के बिहाफ पर। ये SHG को लेकर है क्वेश्चंस, पीएच दे रखा होगा, पीएच के बिहाफ पर अपने को क्वेश्चन निकालना है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस के बिहाफ पर, जिसमें अपने को ये ध्यान रखना है कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है अगर, तो यहाँ हम क्या करते हैं इधर लगाते हैं अपन प्योर कॉपर की स्ट्रिप, और यहाँ लगाते हैं मोटी स्ट्रिप जो है, मोटा सा जो रोड लेते हैं वो इम्प्योर कॉपर का। तो इम्प्योर कॉपर उसमें बैटरी लगा दी अपन ने, तो होगा क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ये हैं
इसमें जाएंगे और यहाँ से कॉपर डिपोजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन इधर होकर के इधर आ जाएंगे, तो यहाँ ब्लिंकिंग करेंगे, ये सारा कॉपर इसमें, और ये डिजोल्व होता जाएगा, ये तो होता जाएगा पतला, ये होता जाएगा मोटा, और जो इम्प्योरिटीज रहेगी वो यहाँ गिरती जाएगी। एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज गिरेगी, इसका मतलब होता है एनोड मड, मड का मतलब इम्प्योरिटीज, और एनोड के नीचे ही गिरेगी वो, तो हमें ये याद हो जाएगा एनोड किसका बना हुआ है, इम्प्योर का, कैथोड किसका बना हुआ है, प्योर का। ये याद रखने के लिए ये याद रख लो एनोड मड, एनोड मड किसको कहते हैं, इम्प्योरिटीज को, और एनोड हमेशा नीचे ही गिरेगा उसके। कैसे भी करके इनडायरेक्टली वो पूछने की कोशिश करेंगे तो आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें 99.9% प्योर कॉपर मिलता है अपने को। ये प्यूरिफिकेशन का बेस्ट मेथड है, गोल्ड हो सिल्वर हो सबको प्योरीफाई करने के लिए बेस्ट मेथड है ये। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन, यहाँ पर कंडक्टर्स, मेटलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंस बिटवीन द मेटलिक कंडक्टर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट मींस द सब्सटेंस व्हिच इज एड इन सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन एंड डिवाइड इन कैटायन और एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पर टाइप देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, और ये होगा इनकम्प्लीट आयोनाइज्ड। इसका मतलब यहाँ पर हमने वाटर के अंदर 100 मॉलिक्यूल ऐड किए, सारे टूट जाएंगे और वो 80% 70% ब्रेक होंगे। इसके अंदर कौन कौन आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। उसके अंदर वीक एसिड, वीक बेस एंड उसके बने हुए सॉल्ट। सॉल्ट तो वैसे सारे टूट जाते हैं, ठीक है। चलो ये एग्जांपल दे रखे और ये इसके एग्जांपल दे रखे, अपने को याद रखना है। चलो आगे नेक्स्ट है इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वाटर में ऐड करने पर टूटते नहीं हो, जैसे अपोजिट पोलर में नॉन पोलर डाल दिया वो उसके लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ इन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इंटरआयनिक अट्रैक्शन, द सॉल्यूशन ऑफ आयंस, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, ये अपने को याद रखने एक नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ओम लॉ के अकॉर्डिंग देखें, रेजिस्टेंस यानी V इज इक्वल टू IR, V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेजिस्टेंस। फिर इसमें रिलेशन देखें अपन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अभी एमपी बोर्ड में लास्ट ईयर पूछा था, इसकी यूनिट पूछी थी, ध्यान रखना एक नंबर में, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट पूछी थी, जो यूनिट अपने को याद रखनी है ओम मीटर। ये R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L मींस लेंथ, और दोनों को एक साथ रखेंगे तो R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L बाई A, और इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे दैट इज कॉल्ड रो रेजिस्टेंस, और रो इज रेजिस्टिविटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेजिस्टिविटी निकालनी है, रो इज इक्वल टू R इनटू A बाय L। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, चारों की वैल्यू तीनों की वैल्यू दे देंगे इसमें, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी ओम मीटर। मीटर की जगह सेंटीमीटर भी आ सकता है। मीटर क्यों लेते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट उसकी मीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दैट इज कॉल्ड C इज इक्वल टू 1/R। अब R की वैल्यू वो पीछे वाले से वहां से ला सकते हैं अपन, और इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, तो ये हो जाएगी ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, सीमेन। दूसरा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। इसमें देखो चार वैल्यू, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, है ना। तो रेजिस्टेंस और इधर आएगा यहाँ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का इनवर्स है, और कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। तो 1 2 3 4 ये इसके साथ और ये इसके साथ, ऐसा याद रखेंगे। तो देखो जरा यहाँ पर कंडक्टेंस क्या, इसको रिवर्स किया, इसको किसको किया, पहले उसको रिवर्स कर दिया अपन ने। बात समझ में आ रही क्या? चार डेफिनेशन है, चार फॉर्मूले, पहला तीसरे से कनेक्टेड है, दूसरा चौथे से कनेक्टेड है, याद रह जाएगा क्या। और फॉर्मूले से यूनिट पूछते हैं, यूनिट के पे एक पक्का क्वेश्चन बनता है और हर साल बन रहा है। इवन लास्ट ईयर तो 2 यूनिट पूछ ली थी उन्होंने, एक उन्होंने पूछा था वन लाइनर में और एक पूछा था मैच द फॉलोइंग में। और एमपी बोर्ड में सबसे बढ़िया 28 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, अगर बच्चे ने वो ढंग से कर ली तो पासिंग मार्क्स तो वहीं आ गए उसके, ठीक है ना। तो आप क्या थे 76 18
हाँ, 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स, वन लाइनर और फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ऐसे करके 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और वो आपके बढ़िया आते हैं। सीबीएसई में भी आजकल आने लगे। एसएसएन रीजन आता है, अपने यहाँ नहीं आएंगे आपके। एसएसएन रीजन सबसे डेंजरस होते हैं और एसएसएन रीजन तभी अटेंड कर पाता है बच्चा जब उसको डीप नॉलेज होगा, उसको कोरिलेट कर पाएगा, तभी बता पाएगा ना ये सेंटेंस सही है या गलत है, या उससे एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। ठीक है, चलो इसकी बात कर रहे थे अपन। कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, रो की वैल्यू लिखेंगे L/A/R। इस पूरी यूनिट फिट करेंगे अपन, मीटर, मीटर स्क्वायर, ओम। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट हो गई। और ओम इनवर्स को अपन क्या लिखते हैं, सीमेन मीटर इनवर्स। सीमेन की जगह क्या आ जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। याद हो जाएगा क्या यूनिट। चलो फिर इसमें कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस। इसको L/A को अपन सेल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये कुछ वैल्यू लिखी हुई है जिनके रेजिस्टेंस वो निकाल रखे हैं। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है कॉपर की बात याद रखनी, एक तो सिल्वर की और ये इसकी याद रखनी है अपने को। इन सब की वैल्यू दे करके अपने से बात कर रखी है, कंडक्टिविटी बता रखी है इनकी। और हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी है, सिल्वर की, ये ध्यान रखना। 6.2 10⁻³ इसीलिए अभी चांदी महंगी हो गई ना, कितनी हो गई, 80,000 रुपये ऊपर निकल गई। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स हैं उन गैजेट्स के अंदर वो सिल्वर यूज होने लग गई। अब पहले ये दूसरी चीजें डाल देते थे, अब सिल्वर यूज कर लेते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं रहता। ठीक, चलो और सबसे इसमें टेफ्लॉन, तो ये सबसे कम है। ग्लास की कंडक्टिविटी 110⁻16। ये इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ये दे रखा है इसमें, तो आपको इस चार्ट को देख करके थोड़ा सा एमसीक्यू बन सकता है। ये एनसीईआरटी तो है नहीं और थोड़ा सा एडवांस का टॉपिक है। चलो अगला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं वो। एक होता है मोलर मास, एक होता है इक्विवेलेंट मास। दोनों में डिफरेंस है, नंबर ऑफ आयन से उसको डिवाइड करना। डिनोशन बाय लैम्डा EQ। लैम्डा ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, उससे कोई नहीं। Na का मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम है, बट H2SO4 का दोनों डिफरेंस है। H2SO4 का मोलर मास 98, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49। वह बिकॉज आयन से डिवाइड कर रखा है, क्योंकि H2SO4 कितना आयन रिलीज करता है 2H+, तो इसका इक्विवेलेंट मास उससे अलग हो जाएगा। और यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर रहे हैं, 1 इक्विवेलेंट वेट अगर ऐड कर रहे हैं, तो ये जो इससे जो करंट पास होगा, जो कंडक्टिविटी क्रिएट होगी 1 इक्विवेलेंट वेट से, उसको अपन कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, और अगर इसमें अपन ने 1 मोल डाल दिया तो मोलर कंडक्टिविटी। 1 इक्विवेलेंट ऐड करके करंट पास कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 मोल डाल दिया तो मोलर कंडक्टिविटी। दोनों में एक वर्ड का डिफरेंस है। ठीक, अब यहां इसकी डेफिनेशन देखो जरा। द कंडक्टेंस ऑफ द all the ions produced from 1 gram equivalent of the electrolyte and dissolved in V centimeter cube of the solution when the distance between the electrodes is 1 centimeter। यानी जो उस ग्लास का जो डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड का वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज दैट होल ऑफ द सॉल्यूशन इज कंटेन बिटवीन देम, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू V। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इनटू V, और कप्पा की वैल्यू अपन जानते हैं, एक कंसंट्रेशन 1000/C, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे कप्पा इनटू 1000/C, और C को अपन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर नॉर्मलिटी भी रख सकते हैं, और वो अगर मोलर कंडक्टिविटी आएगा मोलरिटी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन पूछेंगे अपने से, इस बार आने के चांसेस है इसका। चलो इस पे आप एक ये इसकी यूनिट निकाल रखिए, देखो कप्पा इनटू C। कप्पा ये है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये इसका वॉल्यूम का क्या सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स और ग्राम इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, तो ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसा यूनिट अगर पूछे तो ये वाले लिखेंगे सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये याद रखनी है अपने को। ठीक है,
वहां ध्यान देना वो ऐसा यूनिट ही पूछते हैं मोस्टली। चलो अगला है आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो मैंने क्या कहा, इसमें 1 मोल ले लेंगे बस, डिफरेंस इतना आएगा। तो पूरी डेफिनेशन में देखना आप, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल, वहां क्या था 1 इक्विवेलेंट, और यहाँ आ जाएगा 1 मोल। इलेक्ट्रोलाइट dissolved in the V centimeter of the solution when the electrodes are 1 centimeter apart and area of electrodes is so large that the whole of the solution is contained between them. Lambda is equal to kappa into V, तो यह कप्पा into C कर देंगे 1000 by V, तो यह मोलरिटी आ गया। वहाँ क्या आएगा नॉर्मलिटी, ये ध्यान रखना। नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट पे कैलकुलेट होती है और मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर। तो ये हो जाएगा कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, C मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। फिर इसका वापस फॉर्मूला देख रहे हैं अपन, केवल यहाँ क्या है, सी में मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पहले वाले में क्या था इक्विवेलेंट इनवर्स या मोल इनवर्स है, ठीक है। यूनिट का पक्का ध्यान रखना बच्चों, वो यूनिट से क्वेश्चन बनाते हैं और आता है, एक क्वेश्चन आता है पक्का। चलो फिर क्या किया अपन ने, ये सारे यूनिट्स एक साथ लिख दी मैंने समरी करके। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, सबकी यूनिट्स और सबका यूनिट ऐसा यूनिट। ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको एक बार समराइज करके कहीं लिख लेना। इसको 2-3 बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओम, सीमेंस, सीमेंस मीटर स्क्वायर, ये बढ़ती जा रही यूनिट को, ठीक है क्या। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टेंस। अब ये जो हम कंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे, मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ एपेरेटस होना चाहिए। आपके फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है वी स्पर्म ब्रिज, जिसमें उसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें एक एक आर्म लगाते जाते हैं। और प्रैक्टिकल में क्या होता है, एक टेबल होती है जिसमें बहुत सारे वायर लगे रहते हैं, उन वायर की मोटाई अलग अलग होती है, पतला 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 ऐसे करके अलग अलग होते हैं। फिर एक बॉक्स होता है जिसमें 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम होता है। एक जॉकी होती है जो लगाते हैं अपन, उसमें जहाँ साउंड आएगा उसके हिसाब से प्रैक्टिकल होता है। उसमें 1 ओम पे लगाया, कहाँ साउंड आ रहा है तार के हिसाब से। पहले में क्या करते हैं अपन, ओम फिक्स कर देते हैं, वायर चेंज करते हैं। फिर दूसरा में क्या करते हैं, वायर फिक्स कर दिया, ओम चेंज करते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, जिसमें फेराडे फर्स्ट और फेराडे सेकंड लॉ वर्क करता है। तो वो उसको प्रूव कर रहे हैं अपन, फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे सेकंड लॉ को प्रूव करते हैं उससे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सेल बता रखा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें यहाँ पर R1, R2, R3, R4, R1 यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको मैंने कहा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और ये आपका अननोन। इसी तरह से ये सेल है कनेक्टिंग वायर एंड सील्ड गैस ट्यूब, ग्लास ट्यूब दे रखी है, ग्लास वेसल्स, और ये जो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, और वो भी कौन से प्लेटिनम के। प्लेटिनम क्यों लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी रहती है उसकी, हैं मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी रहती है उसकी, लेस रिएक्टिव रहता है वो, सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन नहीं करता वो, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर अपन कंडक्टिविटी सेल R1 R2, R1 by R2, R3 by R4 और R2 अपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि R2 क्या है यहाँ पर अननोन है, ये तो सारे नोन है। तो इस तरह से R2 पर निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। चलो आगे इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं, ये देखो प्रैक्टिकल बता रखा मैंने। तो ये प्रैक्टिकल होता है इस तरह से, वायर ये जॉकी होती है जिससे अपन कैलकुलेट करते हैं, और इसको 1 ओम, 2 ओम पर ये देखो यहाँ पर अपन ने सेल जोड़ दिया यहाँ पर, तो इसकी कंडक्टिविटी इधर जाती रहेगी। अब यही प्रैक्टिकल अगर फिजिक्स के रेस्पेक्ट में होता तो यहाँ पर वो पटिया जोड़ देते हैं जिस पे वायर लगे रहते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी अपन चेक करनी थी। पर केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अपन ने सेल लगा दिया, ठीक है। रेटिनाइज इलेक्ट्रोड है, सॉल्यूशन के बीच में डाल दिया। अब यहाँ पर अपन जो डालेंगे 1 इक्विवेलेंट डाला तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल जाएगी, 1 मोल ऐड कर दिया तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से प्रैक्टिकल है इसका। चलो आगे नेक्स्ट, फेराडे फर्स्ट लॉ है, फेराडे सेकंड लॉ। एमपी बोर्ड के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दोनों में से एक लॉ पूछ सकते हैं। फेराडे फर्स्ट लॉ देखो जरा, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड हेंस द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेट एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास द इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी अगर हमने सेल लिया, यहाँ इसी प्रीवियस पे लेके आता हूँ मैं आपको, यहाँ हमने सेल लिया, हमने क्या किया इसमें इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया, यानी कॉपर सल्फेट डाल दिया, ऐसे समझो। कॉपर सल्फेट डाल करके यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी, जो ये सोर्स है ये हमने चेंज करते रह रहे हैं। जैसे होता है ना पंखा, पंखे का बढ़ा रहे हैं,
1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो पंखे की स्पीड बढ़ती जाती है। पंखा सेम है पर हम करंट बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ती जा रही है। तो पहले में यही कह रहा हूँ, सब्सटेंस सेम रख रखा हमने, इलेक्ट्रिसिटी अगर बढ़ाएंगे तो उसका डिपोजिशन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ हमने सब्सटेंस सेम रखा, करंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q और Q प्रोपोर्शनल डायरेक्ट Z, तो यहाँ हो जाएगा W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड, Q इज द कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड Z इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट बोलते हैं। और Q को अपन क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू IT, और I क्या है यहाँ पर एम्पियर में और C सेकंड, ठीक। और इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, W इज इक्वल टू ZIT। एक नंबर में पिछले या उससे पिछले साल में पूछा था मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ, तो ये वाला फॉर्मूला लिखना था आपको, ठीक है। और उससे पिछले साल में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था CBSE में, वो पूछा था, तो अपने को ये ध्यान रखना है। चलो आगे नेक्स्ट, ये इसकी वैल्यू पुट कर रखी है, फिर ये सारा पता करके ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं इसको, NaCl पर एक Na प्लस Cl2, इस तरह से कितने आयंस पे हो रहा है उसको आयन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, ये कॉपर के रेशो में देखें 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से 1 फेराड है, इतनी वैल्यू होती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, सबसे इजी पूछ सकता है वो। यहाँ n की वैल्यू रखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम के 3, सोडियम का 1, जितने होंगे उतने यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ये कॉम्पिटिशन पूछते हैं ऐसा, ठीक। ये फेराडे लॉ का फॉर्मूला बता रखा है। चलो आगे नेक्स्ट है फेराडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या बताते हैं वो, करंट फिक्स रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज करेंगे। तो करंट अगर मान लो आपने फिक्स कर दिया 1 पे, तो इलेक्ट्रोलाइट चेंज करें, डिपोजिशन सबका अलग आएगा, जैसे एल्यूमिनियम का अलग, कॉपर का अलग, जिंक का अलग। रीजन, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू डिफरेंट आएगी, इसलिए डिपोजिशन सबका अलग अलग आएगा। यहाँ देखो, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहा अपन ने, क्वांटिटी सब में क्या कर दी सेम, इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कनेक्टेड इन ए सीरीज में कनेक्ट कर दिया अपन ने, द मासेस ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। सबका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग है, इसलिए सबका सेम पोटेंशियल भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो यहाँ देखो अपन ने सिल्वर लिया, यहाँ पे कॉपर लिया, तो दोनों का सेल इक्विवेलेंट वेट क्या अलग अलग है। उसके भी यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इतनी सी बात याद रखनी है। फिर इसको फॉर्मूले में लिख रहे हैं अपन, तो इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ कैन बी कंबाइंड टू गिव द मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो दोनों को अगर कंबाइन करें, W इक्वल ZQ और E बाय F और Q, Z की वैल्यू रख रहे हैं अपन, तो ये इस तरह से इसको कैलकुलेट करके ये निकाल सकते हैं अपन, और सब क्या क्या चीजें हैं वो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इसमें ये न्यूमेरिकल दे रखा है। चलो आगे, ये न्यूमेरिकल दे रखा है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। द कंडक्टिविटी कंडक्टेंस वी हैव द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लैम्डा C लैम्डा नॉट M A अंडर रूट C, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इस इक्वेशन को कहते हैं डी बाई हक्कर ऑसेंगर इक्वेशंस। डायरेक्ट नेम से पूछ सकते हैं, तो इक्वेशन याद रखनी है अपने को, ठीक। ये इसका ग्राफ दे रखा है, जिसमें ग्राफ में देखो आप KCl स्ट्रॉन्ग है, जल्दी टूट जाएगा, तो एकदम स्ट्रेट लाइन बना रखी है। एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक एसिड है, तो धीरे 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 टूटेगा ये, और ये इसकी इक्वेशन बता रखी है, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब आती है, जो ये आपका इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है। देखो जरा ये, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0, कंसंट्रेशन कितनी पहुंच जाए 0, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M कंडक्टिविटी इज नोन एज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक लाइन की डेफिनेशन है, याद रखना है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है, जैसे मान लो एक ग्लास लिया अपन ने, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दी, कितना मीठा हुआ, और उसी 1 चम्मच शक्कर को एक तालाब में जाकर डाल दिया, पूरे बड़े तालाब में, और हिला के क्या है भाई चखो बताओ कितना हुआ, तो वो क्या कहलाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन,
तो उसमें उसकी कंडक्टिविटी क्या रहेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फिर कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ क्या कहता है शॉर्ट फॉर्म में, देखो each ion makes the definite contribute to the total molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, irrespective of the nature of the other ions and of the electrolytes. We can say the limiting molar conductivity of an electrolyte's molar conductivity at infinite dilution. यानी infinite dilution की अगर बात करें इससे रिलेटेड है, ये कितने आयंस हैं उनको कैलकुलेट करना है। इज द सम ऑफ द लिमिटिंग ionic conductivity of the cation and anion each multiplied with the number of ion present in one formula unit of electrolytes। तो लैम्डा m जैसे a और b की बात करें ax by, तो इसको x आगे आ जाएगा लैम्डा प्लस y लैम्डा माइनस, माइनस का मतलब एनायन के लिए, ये केटायन के लिए, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक बार उन्होंने 3 साल पहले पूछा था कोलराउस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ये था, डेफिनेशन भी नहीं पूछी थी, खाली यही पूछा था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कोलराउस लॉ, तो ये हमें याद रखना है। फिर है इसी को अपन क्या क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन और लैम्डा एम। तो NaCl के लिए लिख रहे हैं अपन Na+Cl- ऐसे Ba के लिए लिखेंगे तो Cl क्या है 2 लग जाएगा, व्हाई बिकॉज़ BaCl2, नंबर ऑफ आयन कितने हैं 2। तो इस तरह से अपन किसी भी आयंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। चलेंगे आगे, चलो आगे, ये एक एग्जांपल दे रखा है एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, ये उसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल आता है CBSE में, MB बोर्ड में पूछ ले तो बहुत बढ़िया बात है। ये न्यूमेरिकल दे रखा है, जैसे HCl CH3 COON और NaCl, हमें निकालना है एसिटिक एसिड का, इन 3 की वैल्यू दे रखी है, इन 2 को ऐड करो, एक तीसरे को माइनस कर दो, तो ये एसिटिक एसिड आ जाता है, यानी Na कट जाएगा इसमें से, ठीक है। और ये फॉर्मूला इसमें कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो लैम्डा MC डिवाइड बाय लैम्डा M लैम्डा नॉट M, तो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस पे आया क्या अभी जेई में नहीं है। फिर इस पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है। नेक्स्ट थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, कप्पा इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये वीक एसिड के लिए भी यही फॉर्मूला, वीक बेस के लिए भी फॉर्मूला, ये अपने 11th में डिराइव किया था इसको, ठीक है। फिर एक कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी स्प्रिंग सोल्यूबल सॉल्ट HCl BaSO4 PbSO4, इस तरह के लिए फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा m कप्पा इनटू 1000 बाय सोल्युबिलिटी। फिर फिफ्थ है इसकी कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना आता है उसका 55.55। इस तरह से अपन आयनिक प्रोडक्ट उसका निकाल सकते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में। ये न्यूमेरिकल, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारी ये एक्स्ट्रा चीज है, इनसेटिव नहीं है। फिर बात करते हैं अपन बैटरीज की। चलो 5 मिनट का और देकर के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बैटरीज 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज जो वन टाइम यूज एंड थ्रो, जो घड़ी के सेल हैं, पेंसिल सेल है, वो सब। उसमें पहला एग्जांपल ये याद रखना है, प्राइमरी बैटरी में ड्राई सेल जो हम यूज करते हैं डेली, घड़ी के अंदर डालते हैं। ड्राई सेल में ध्यान रखना है कैप और इसकी लाइनिंग है, इसमें 2 पार्टीशन है, एक इस लाइन के अंदर है, इस लाइन के बाहर। लाइन के अंदर ग्रेफाइट है और बाहर में जिंक है, ये जिंक का बना हुआ है, ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। जिंक जो है एनोड है, ये कैथोड है। MCQ में पूछ सकते हैं एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है। तो ये ग्रेफाइट, इसके अंदर डालेंगे अपन MnO+ कार्बन पाउडर, इसके बाहर की तरफ डालेंगे Zn+ अमोनियम क्लोराइड, ठीक। और ये इक्वेशन इसकी याद रखनी है अपने को। और इसका सेल पोटेंशियल कितना होता है 1.5। नेक्स्ट है इसमें आपका मर्करी सेल, जिसको अपन बटन सेल भी बोलते हैं, जो घड़ी वगैरह में डलता है छोटा सा, वो भी यूज एंड थ्रो वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रेस और ये ध्यान रखना, और एनोड और कैथोड की इक्वेशन को अपने को याद रखना है। इसका सेल पोटेंशियल है 1.35 वोल्ट। ये वॉचेस के अंदर और हीरिंग एड्स, जो ये मशीन आती है सुनने, उसके लिए। नेक्स्ट आता है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कार, स्कूटर, बाइक, इन्वर्टर सब में यही डलती है। लेड स्टोरेज बैटरी में
ये सेकेंडरी सेल है। इसमें रिएक्शंस दो तरह की होती है, चार्जिंग वाली और डिस्चार्जिंग वाली। डिस्चार्जिंग में तो क्या होता है, जैसे ये लिखा है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज व्हेन द बैटरी इज यूज्ड, तो लेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। लेड ऑक्साइड प्लस SO4 प्लस एसिड के साथ में रिएक्शन करके ये लेड सल्फेट बना देता है। यानी ये जो प्लेटें हैं लेड की और लेड ऑक्साइड की, ये प्लेटें डिसॉल्व हो जाती है इसमें, और इसकी ओवरऑल इक्वेशन ये हो जाएगी। 4 नंबर में पूछा था एक बार इसको, केवल इतनी सी रिएक्शन, बस ये ध्यान रखना है। उसने डिस्चार्जिंग की पूछी है, चार्जिंग की पूछी। तो डिस्चार्जिंग में सारी प्लेटें डिसॉल्व हो जाती है, फिर यूनिट डाउन हो जाएगा, फिर जब करंट आएगा हम उसे चार्ज पे लगाएंगे तो ये सारी रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी। कैसे होएगी, ये कैथोड वाली रिएक्शन तो एनोड पे होगी, एनोड वाली कैथोड पर होगी, और ये रिएक्शन यूं हो जाएगी उल्टी, और ये वाली ओवरऑल इक्वेशन भी उधर हो जाएगी। तो देखो जरा, इसकी लिखी हुई है आगे, ये लिखी हुई है, तो ये पूरी रिएक्शन अपोजिट हो गई। तो ये कैथोड वाली तो एनोड पर, एनोड वाली कैथोड पे हो गई, और यहाँ पर प्लेटें वापस से बनने लगी। ये डिसॉल्व होकर के प्लेटें PP और PbO2 में बन जाएगी, और साथ में H2SO4 बन जाएगा, तो बैटरी वापस से चार्ज हो गई। 4 नंबर में पूछी थी बच्चों, बता रहा हूँ मैं, तो इसलिए ध्यान से देखना इसको। और इसका सिंपल सा डायग्राम ये वाला बना देना आप, तो इस तरह से एक में लेड ऑक्साइड और H2SO4 भरना है इसमें, ठीक। और जैसे एक जो होती है ना, एक प्लेट और एक प्लेट, ये तो ये 2 वोल्ट की होती है। अब जितने लगे होंगे उसके हिसाब से इनटू करते जाएंगे अपन। फिर आपका दूसरा है फ्यूल निकल कैडमियम सेल। ये सेल होता है चार्जिंग सेल, है ना, जो फोटोग्राफर और कैमरा वाले के पास होता है चार्जिंग सेल। तो इसमें निकल और कैडमियम का होता है। इसमें सेल इक्वेशंस, एनोड की इक्वेशन और कैथोड की, दोनों को इलेक्ट्रॉन कट करके ये बना देंगे। और इसका सेल पोटेंशियल कितना है, 1.4। इक्वेशन को 2 बार लिखोगे याद हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इसमें लिथियम आयन बैटरी, जो मोबाइल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा, लैपटॉप, मोबाइल, इस नंबर यही बैटरी यूज होती है। इसका 3.6 से 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है। इसमें भी LiCuO2 चार्जिंग के फॉर्म में ये रिएक्शन, डिस्चार्जिंग के फॉर्म में रिएक्शन, मैंने बताया ना, ऐसे जाएगी तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बताया था कि आपको बता रहे हैं मोबाइल जो यूज करते हैं उसमें किस टाइप की रहती है। नेक्स्ट है आपका इसमें फ्यूल सेल। फ्यूल सेल किसमें काम आता है, जो रॉकेट वगैरह में ये एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनके लिए। करंट भी जनरेट करता है, वाटर भी रिलीज करता है। जो वाटर उनके लिए पीने के पानी के काम में आ जाता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही बनता है। वो सिलेंडर ले जाते हैं दोनों गैसेस फेज में और उसे बनाते हैं। तो यहाँ इधर से एंट्री हो रही है ऑक्सीजन की, इधर से हाइड्रोजन की, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैथोड और पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कोड। ये कैथोड है, ये एनोड है। तो ये याद रखना है, कैथोड पे किसकी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन की। एनोड पे किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की। एक बार पूछी थी कंपटीशन में भी, क्या पूछा था, एनोड की रिएक्शन लिखो इन अ फ्यूल सेल। ये अभी 4 ऑप्शन हो गए, उसमें से पूछेंगे कौन सी रिएक्शन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ लिखा सेल पोटेंशियल कितना आएगा इसका, 0.9। सेल एफिशिएंसी कितनी, 100%। एंड डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता ये। एंड यूज अपोलो मून फ्लाइट्स एंड वाटर वाज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग बाय एस्ट्रोनॉट्स। याद रह जाएगा क्या, चलो। नेक्स्ट है आपका कोरोजन। कोरोजन मीन रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो कोई भी मेटल कोरोड हो जाएगा। जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारी चीजें कोरोड होती है इसमें। कोरोजन इज द प्रोसेस डिटोर्शन ऑफ मेटल्स एंड रिजल्ट ऑफ द इट्स reacting with air, water and environment surrounding it। और रस्टिंग का फॉर्मूला है Fe2O3.X फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से, पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज, प्रेजेंस ऑफ impurities ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर, प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्टिव कोटिंग। फिर ये इसकी इक्वेशन है, याद रखनी है, क्योंकि कोरोजन से करंट जनरेट होता है, और जो 1.5 जो सेल है उससे भी ज्यादा करंट जनरेट होता है। देखो ऑक्सीडेशन पे -0.44, रिडक्शन पर +1.23, दोनों को ऐड करेंगे 1.67। जो सेल होता है उससे भी ज्यादा करंट जनरेट करता है कोरोजन। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उस करंट को इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर कोरोजन के करंट को हम इकट्ठा कर सकते
तो हमें कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि लोहा बहुत सारा बाहर है, आउट ऑफ बिल्डिंग है, उसमें कोरोजन हो ही रहा है। जैसे रेलवे क्लीपर हो गए, पिलर्स हो गए, है ना, खंबे हो गए लोहे के, या फिर ब्रिजेस हो गए, उन सब पे कोरोजन हो रहा है। पूरे वर्ल्ड का 10% लोहा हर साल खत्म हो जाता है, पूरे वर्ल्ड का। अब आप सोचो जरा, कोरोजन होने से वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसकी इक्वेशन याद रखनी है। प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं, बाय सरफेस कोटिंग है, कनेक्टिंग मेटल्स विद द मोर इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव मेटल्स, उससे ज़्यादा वाला गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर कोटिंग करके बचा सकते हैं, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग, ये करके उससे बचा सकते हैं। ये चीज़ें आपने पढ़ रखी है। मेन यहाँ पर ये इक्वेशन याद रखनी है आपको, इस इक्वेशन के नंबर देगा वो। कोरोजन में पूछा तो ये इक्वेशन, या फिर इससे जनरेट होने वाला इलेक्ट्रॉन ये। ठीक, चलो अब ये इसके बाद के आगे सारे न्यूमेरिकल। तो ये मेरी तरफ से आधा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, 5-7 मिनट ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं, पर इसको एक बार देखना आप और पढ़ाई करना। परसेंटेज बनाना बहुत आसान है, पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि पास के लिए जुगाड़ लगाते हैं, पास हो जाऊँ पास हो जाऊँ। अरे पास होना तो बहुत आसान है, 23 नंबर लाना है यार। 23 नंबर लाने में क्या है, 10-5 क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए 23 नंबर आ जाएंगे आपके। 23 नंबर के लिए लड़ाई मत करो, 23 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे। लड़ाई करो परसेंटेज के लिए, 75-80% से अबव बनाओ, तब जाकर के मजा आएगा मार्कशीट का। ओके, बेस्ट ऑफ लक।